हेलो डियर। आप सबका एक बार फिर जीके की पाठशाला में मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अच्छा रिस्पांस था। जो पहला लेक्चर था ऑन मुगल एम्पायर अबाउट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, आप लोगों ने उसको देखा, आप लोगों ने उसको पढ़ा। कई सारे लोगों ने नोट्स भी बना लिया, मैसेज में डाला कि सर अच्छा लगा, नोट्स बना रहे हैं हम। अच्छी बात है, आप नोट्स बनाओ। और उसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट्स टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको जरा आप समझने का प्रयास करो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं चुन चुन के कुरेद के निकाल रहा हूँ, कि ताकि आप कभी भी अगर किसी एग्जाम में अगर अपीयर हों तो आप वो चांस लैप्स ना करें, आपका वो चांस गोल्डन चांस में आपके लक में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, आप उस परीक्षा में पास हो जाओ। और एक बात और याद रखिएगा, जितने सारे स्टूडेंट्स मेरे से जीके भी पढ़ चुके हैं पहले, उनसे आप कंसल्ट करिएगा, चाहे जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं लाइव वो बताएं कि जो मैंने पढ़ाया वो लोअर पीसीएस में भी 40% क्वेश्चंस मेरे नोट्स से मिल जाते हैं। 40% क्वेश्चंस मेरे नोट्स से आते हैं। ये दूसरी बात है कि मैंने उसको पढ़ाना बंद कर दिया था। हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में हो, इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट हो, इंग्लिश से मैं अपनी जो इमेज है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि फिर से आप लोग को घर पे बैठे बैठे एक ही सब्जेक्ट से सब कुछ होगा नहीं, लेकिन एक और क्लास आपको दी जाए जिससे आप अपकमिंग एग्जामिनेशन, जैसे यूपीपी हो गया, उसके बाद लेखपाल हो गया, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी टीटी हो गया, आप जो एग्जाम दें, सीटेट हो गया, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं फिर से स्टार्ट करता हूं उस टॉपिक को जो मेरा डेमो वीडियो था। उस वीडियो को मैं आज आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जितने लोग लाइव आ चुके हैं सब लोग जरा कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी अटेंडेंस हाय हेलो करके जरूर लगा दें। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर क्लास अच्छी लग रही है, ताकि मुझे थोड़ा और बल मिले, मुझे थोड़ी और एनर्जी मिले, मैं थोड़े अच्छे से काम करूं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं पढ़ा था, ये मिला है, तो जरा कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन में, इस ऑनलाइन क्लास से कोई टीचर्स को उतना बेनिफिट तो है नहीं, उतना का कोई कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन घर बैठे बोर होने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज आते हैं और अपना लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक एक करके आप पॉइंट्स बनाते जाइए और देखते जाइए कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और हम बात करने वाले हैं बाबर का ए टू जेड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मुगल वंश। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मुगल वंश। जब भी हम मुगल की बात करेंगे, ठीक है, तो मुगल वंश में पहला जो क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन बन के आएगा कि इसका जो संस्थापक था, इसका जो संस्थापक था, संस्थापक को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडर। क्या बोलते हैं, फाउंडर। मैं जानबूझ के हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का हो तो भी जान जाए, और कोई यूपी बोर्ड का हो वो तो समझ ही जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो फाउंडर था उसका नाम था बाबर। क्या था, बाबर। दोस्तों बाबर के बारे में मैंने दो चीज बात करी थी। यहाँ पे मैंने बात करी थी कि यहाँ पे अगर बाबर पहला नाम था इनका, ठीक है, और दूसरा नाम क्या था, तो इसका नाम आप लोगों को मैंने बताया था कि जहीरुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद बाबर। क्या नाम था इनका पूरा, इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको निकल के आया कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का जो फाउंडर था वो कौन था, तो आपका आंसर आया बाबर। हो सकता है कि ऑप्शन में बाबर ना हो तो आपको दूसरा नाम कौन सा मिलेगा, आपको दूसरा नाम मिलेगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आपको मैं बता दूं कि यहां पे एक और क्वेश्चन आएगा, और यहां पे क्वेश्चन आएगा, कभी आपसे पूछेगा
कि ये जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है, यह जो नाम था किस भाषा में था, ठीक है, वो कौन सी भाषा में था, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन आया कि मुगल वंश का जो फाउंडर था वो कौन था, तो आपका आंसर आ गया कि वो बाबर था, ठीक है। दूसरा प्रश्न आया कि जो बाबर था, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या था, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या था, तो ये आपको निकल के आया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तीसरा क्वेश्चन निकल के आएगा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर किस भाषा में लिखा जाता था, किस भाषा में बोला जाता था, ठीक है। तो आप लोग इसको समझोगे कि दोस्तों ये जो नाम था वो चगताई भाषा में था। किस भाषा में था, ये आपका नाम चगताई भाषा में था। ये तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा भी क्वेश्चन आ गया। अब जरा बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फोर्थ है कि बाबर, ठीक है, ये नाम किसने रखा, ये नाम किसने रखा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों, जितने भी लोग नए पहली बार ये ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, पहली बार मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, अगर उन्होंने ये पहला लेक्चर अबाउट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अगर नहीं सुना है, तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में चाहे मेरे वीडियोस में जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, और आपको एक के बाद एक वो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, उस वीडियोस को आप देखिए। तो ये दोस्तों मुगल वंश पे मेरा ये दूसरा लेक्चर है, मुगल वंश पे ये मेरा दूसरा लेक्चर है। मैं आपसे कहूंगा कि आप जाइए उस पहली वाली वीडियो को जरूर देखें। तो मैंने बताया था कि जो बाबर नाम था वो किसने रखा था, तो ये नाम, ठीक है, ये नाम रखा था बाबर के चचेरे भाई। एक बाबर के चचेरे भाई थे, और उन चचेरे भाई का नाम था मोहम्मद हैदर। क्या था दोस्तों, इनका नाम था मोहम्मद हैदर। बाबर नाम किसने रखा, तो उनके चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने रखा था, ठीक है। क्यों रखा था यह भी मैंने बताया था कि मोहम्मद हैदर ने लिखा हुआ है कि जो चगताई वंश के लोग थे वो बड़े ही असभ्य और जंगली प्रवृत्ति के लोग थे, और उन लोगों को, सारे लोग अनपढ़ थे, कोई भी उसमें साक्षर नहीं था, शिक्षित नहीं था, तो उनको जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बोलना बड़ा अटपटा लगता था, ठीक है, बोल नहीं पाते थे, बोलने में उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। इसलिए मोहम्मद हैदर ने उनका एक छोटा सा नाम रखा, और छोटे से नाम, उस छोटे से शब्द का नाम क्या था, बाबर था। दोस्तों ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने आपको 4 क्वेश्चंस पढ़ाए। पहला, मुगल वंश का फाउंडर कौन था, बाबर था। दूसरा क्वेश्चन आया कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तीसरा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, ये किस भाषा में, ठीक है, लिखा और बोला जाता था, ठीक है, तो ये लिखा भी जाता था और बोला भी जाता था, ठीक है, दोनों जाता था। किस भाषा में, तो चगताई भाषा में, ठीक है। चौथा प्रश्न निकल के आया कि बाबर का नाम बाबर किसने रखा, तो उनके चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने रखा, चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने रखा। ये 4 प्रश्न अभी आप लोगों के सामने घूम रहे हैं। चारों प्रश्नों का आंसर भी मैं आप लोगों को एक एक करके बता चुका हूं, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे और इनके तरीकों पे, ठीक है। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, अगर दोस्तों यहाँ पे बाबर पूछा जाए, ठीक है, अगर बाबर की बात की जाए, तो बाबर का जो बर्थ हुआ था, ठीक है, बाबर का जो जन्म, बाबर का जो जन्म हुआ था, यानी कि बर्थ, बाबर का जो जन्म काल था, ठीक है, वो क्या था, तो दोस्तों ये था 14 फरवरी, 14 फरवरी 1483, ठीक है। बाबर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 14 फरवरी, ठीक है, 1483 को हुआ था, ठीक है। ये आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, 5।
आप समझ लो कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं अभी उस पर हम बात कर रहे हैं। आप देखते जाओ, कमेंट बॉक्स में जो समझ में ना आए वो बताते भी जाओ कि सर हमको ये नहीं आया, हमको ये पूछना भी है, आप उसको पूछते जाओ। अब चलिए, अब जरा हम बात करते हैं इसको, जितने लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो लें। और दोस्तों मैं बता दूं, आप लोगों में से क्वेश्चंस भी आया कि सर थोड़ा लिख के हट जाया करिए कि हम थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं आपको ये बता दूं कि स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है कि आप उस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखते रहो। जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कोई भी चीज बार बार देखने से ही आती है, ठीक है, एक बार देखने से कोई चीज आने वाली नहीं है। एक बार से तो यार चेहरा भी याद नहीं रहता है, ठीक है। तो आप जरा इसको पूरा देखें। आज की ये वीडियो जो है बड़ी मजेदार होने वाली है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देने वाला हूं, उसका आंसर भी देने वाला हूं, जो आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्या करने वाली है, बड़ी हेल्प करने वाली है, ठीक है। अब चलिए, अब जरा चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब जरा चलते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है। दोस्तों यदि हम बाबर के बारे में यहाँ पे चर्चा कर ही रहे हैं, तो बाबर का जो जन्म था, ठीक है, जो जन्म था उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। वो था दोस्तों कौन सा था, तो वो था आपका 14 फरवरी 1483 को, यानी कि वैलेंटाइंस डे। यहाँ पे कौन सा दिन होता है दोस्तों, तो ये वैलेंटाइंस डे का दिन होता है। और वैलेंटाइंस डे के लिए लड़के लड़कियां बड़े बेताब रहते हैं, ठीक है, होना भी चाहिए। चलिए अब चलते हैं, अगर इसका ये जन्म हो गया तो दूसरा आता है कि इसका प्लेस क्या था, ठीक है। यानी अगर इसका बर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया, तो बर्थ पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं कि किस स्थान पर इसका जन्म हुआ था। यानी कि हम अब बात करेंगे उस स्थान की जहां पे बाबर पैदा हुआ था। कब जन्म लिया वो तो आप लोगों ने देखा। अब जरा बात करते हैं कि बर्थ प्लेस क्या है। तो बर्थ प्लेस है कि इसको हम कहते हैं फरगना। क्या कहते हैं दोस्तों, फरगना। और फरगना को और क्या कहते हैं, तो फरगना को हम कहते हैं दोस्तों मावरा उन्हर। मावरा उन्हर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रांस आक्सियाना। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ट्रांस आक्सियाना। इसका एक और मैंने नाम आप लोगों को बता रखा था, उसका नाम था दोस्तों आंधीजन। क्या था, तो उसका नाम था आंधीजन। और आंधीजन इन सबको इन सबको अब क्या कहते हैं, तो इन सबको कहते हैं उज्बेकिस्तान। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं उज्बेकिस्तान। एक गल्फ कंट्री है, ठीक है, जो एक गल्फ कंट्री, इसको जरा आप ऐसे समझो, इसको कहते हैं गल्फ कंट्री। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गल्फ कंट्री, और इसको कहते हैं इस्लामिक स्टेट। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इस्लामिक स्टेट। ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य जहां पे केवल इस्लाम का शासन होता है और कोई शासन वहां पे नहीं होता है, ठीक है। अब जरा उसकी पॉइंट को समझिए। आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने पॉइंट पढ़ाया हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, आप सभी को पता है कि बाबर का जन्म, ठीक है, फरगना में हुआ था। हो सकता है कि ये फरगना ऑप्शन में ना हो। अगर फरगना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, मावरा उन्हर। और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मैं बता दूं कि ये होगा ट्रांसआक्शियाना। दोस्तों ये मैं बता दूं कि ये NET नेट, ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो JRF का पेपर हुआ था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो डिग्री कॉलेज में एज अ प्रोफेसर अपॉइंट होने के लिए वो डिग्री जरूरी होती है, उस परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि बाबर का जन्म हुआ था, उसमें फरगना नाम की कोई जगह नहीं थी, फरगना नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो दोस्तों मावरा उन्हर फरगना को ही क्या बोलते हैं, मावरा उन्हर बोलते हैं। इसी को आप बोलते हो ट्रांसआक्शियाना, और इसी को क्या बोलते हो, इसी को बोलते हो आप आंधीजन। और दोस्तों ये जितने सारे प्लेसेस हैं अब कहाँ पे स्थित हैं, तो एक उज्बेकिस्तान नामक देश है, ठीक है, उज्बेकिस्तान नामक देश है। और ये जो देश है उसको हम गल्फ कंट्री बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट बोलते हैं, जहां पे जो शासन होता है वो इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग किया जाता है, वहां पे है, ठीक है।
चलिए, अगर इतना हो गया तो जरा अब हम चलते हैं इसके तीसरे बिंदु पे। ठीक है, इसके तीसरे बिंदु पे चलते हैं तो इसके हम लेते हैं इसके पिता कौन है। ठीक है, तो बाबर के जो पिता थे उनका नाम था, मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, उनका नाम था उमर शेख, और उमर शेख इनको क्या बोलते हैं, मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। और इनकी जो माता का नाम था, उनकी माता का नाम था दोस्तों, यहां पे ले लीजिए माता, जो माता थी उनका नाम था, ठीक है, कुतलुब। क्या था, कुतलुब। इनका नाम था निगार। आप लोग को एक चीज बता दूं, कुतलुब निगार खां, या कई जगह ऐसे मिलेगा कुतलुब निगार खानम। ठीक है, तो यही उनका नाम था। ठीक है, अब जरा प्रश्न कैसे आपसे पूछे जाएंगे, कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, वो जरा आप समझने का प्रयास करो। कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को, बाबर का जन्म कहां हुआ था, तो फरगना में हुआ था। ये भी, इन चारों में से आप कोई भी बोल सकते हो। अगर प्रश्न पूछ दिया कि बाबर का जो जन्म स्थान फरगना था अब किस देश में स्थित है, तो आप बोलेंगे कि वो उज्बेकिस्तान में स्थित है। प्रश्न पूछेगा कि उज्बेकिस्तान किस प्रकार का देश है, तो आप बोलेंगे कि वो एक इस्लामिक स्टेट है। कितने स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है। अब जरा एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं बता दूं, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में कितने इस्लामिक स्टेट हैं, कितने सारे ऐसे देश हैं जो एकदम वहां पे मुस्लिम ही रहते हैं, तो मैं बता दूं, ठीक है, कि ये जो इस्लामिक स्टेट्स है उसकी संख्या पूरे वर्ल्ड में कितनी है दोस्तों, तो 57 है। कितनी है, 57 है। ये आपको कंफर्म कर लेना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हाँ, नंबर ऑफ इस्लामिक स्टेट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, इज 57 है। अब जरा बात करते हैं कि ये हो गया। अब बाबर के पिता का नाम क्या है, तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उनकी माता का नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम था कुतुब निगार खां या कुतुब निगार खानम। ठीक है, याद रहेगा। अब जरा दोस्तों एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं देता हूं। अब जरा हम बात करते हैं कि ये जो उमर शेख मिर्जा थे, उमर शेख मिर्जा थे, अब जरा एक क्वेश्चन पूछेगा यहां पे कि जो बाबर था, बाबर की जो पैतृक उपाधि थी, बाबर की जो पैतृक उपाधि थी वो क्या थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर की जो पैतृक उपाधि थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि बाबर की जो पैतृक उपाधि थी वो थी मिर्जा। कौन सी थी, तो वो मिर्जा थी, उमर शेख मिर्जा। इनका नाम मिर्जा है ना, तो बाबर की जो पैतृक उपाधि थी दोस्तों वो थी मिर्जा। सानिया मिर्जा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैं उस सानिया मिर्जा की बात नहीं कर रहा हूं जो हिंदुस्तान में पली बढ़ी और विवाह उन्होंने कर लिया पाकिस्तान में। उनको अच्छा लगा पाकिस्तान, उनको हिंदुस्तान में कोई ऐसा योग्य दूल्हा नहीं मिला, कोई भी ऐसा योग्य दूल्हा नहीं मिला, ठीक है, जो उनसे विवाह करने के योग्य था। योग्य दूल्हा उनको पाकिस्तान में मिला, वो अपनी इच्छा के अनुसार पाकिस्तान में गई। चलिए, तो आपको एक प्रश्न दिखाई दिया कि बाबर की जो पैतृक उपाधि थी वो पैतृक उपाधि का नाम क्या था दोस्तों, तो पैतृक उपाधि का नाम था मिर्जा। अब जरा प्रश्न आता है, अब फिर प्रश्न आएगा, आप लोगों से उस क्लास में मैं डिस्कस भी कर चुका हूं कि बाबर अपने पिता की ओर से, ठीक है, तैमूर का कौन सा वंशज था, तो तैमूर का दोस्तों पांचवा वंशज था। कौन सा वंशज था, पांचवा वंशज था। और अपनी माता की ओर से, ठीक है, माता की ओर से चंगेज खान, कौन सा खान, चंगेज खान, ठीक है, का 14वां वंशज था। प्रश्न ध्यान से सुनते जाइए और आप लोग लगाते जाइए। अब जरा प्रश्न पूछता है कि बाबर अपने पिता की ओर से, अपने पितृपक्ष की ओर से जो उनकी जनरेशन थी, उनका कौन सा, वो क्या था, कौन सी जनरेशन थी, तो वो उनका तैमूर का। प्रश्न पूछेगा कि तैमूर का कौन सा वंशज था बाबर, तो आपको आंसर देना होगा पांचवा। अगर पूछेगा कि चंगेज खान का कौन सा वंशज था, तो आपका आंसर होगा 14वां। हो सकता है कि परीक्षा में क्वेश्चंस देने का जो तरीका है वो बदल दे और पूछे कि बाबर अपने पिता की ओर से 5वां वंशज था,
बाबर अपने पिता की ओर से, ठीक है, पांचवा वंशज था। तो आपसे आपके ऑप्शन में रहेंगे चंगेज खां का, तैमूर का, दो विकल्प और होंगे। तो हो सकता है कि ये पांचवा दिया हो तो आपका आंसर कौन सा होगा? तैमूर होगा। हो सकता है कि 14वां दिया हो तो आपका आंसर कौन सा होगा? चंगेज खां होगा। और अगर चंगेज खां ही क्वेश्चन में दिया होगा तो आपका आंसर कौन सा होगा? 14वां। और अगर क्वेश्चन में तैमूर ही दिया होगा तो आपका आंसर कौन सा होगा? 5वां। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बाबर के बारे में कुछ और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप लोग बताते रहिए क्लास कैसा है, जो जानकारी है वो आप लोग को अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसका नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। अब जरा हम चलते हैं आगे। बाबर जो था, ठीक है, पैदा हो गया, कब पैदा हो गया दोस्तों? तो आपको भी मालूम है कि 14 फरवरी, ठीक है, 1483 को उसका बर्थ प्लेस था। 14 फरवरी 1483 को पैदा हुआ एक लड़का जो अभी बहुत छोटा था। When he was a little child, जब वो एक छोटा सा लड़का था, ठीक है, तो कब था? तो वो दोस्तों मैं ईयर बता दूं, ठीक है, वो ईयर था 1494। 1494, 1494 एक समय आया जब लड़का 11 वर्ष का था और अपने 12वें वर्ष में उसने प्रवेश किया था। अपने 11 साल वो पूरा कर चुका था और यानी वो 11 बार अपना जन्मदिन मना चुका था, बर्थडे मना चुका था, सेलिब्रेट कर चुका था। अब वह अपने 12वें जन्मदिन में पहुंच गया था, ठीक है। और 12वें दिन में पहुंच गया तो जो 1494 था, 1494 को, ठीक है, बाबर के पिता यानी कि उमर शेख मिर्जा, यानी कि उमर शेख मिर्जा, ठीक है, कि क्या होती है? तो इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। 1494 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जो पिता थे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और एक 11 साल का लड़का जिसके पिताजी मर जाए, ठीक है, वो स्वर्गवासी हो जाए, ठीक है, वीरगति को प्राप्त हो जाए, तो जो एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, किस पे आ जाती है? तो उसके बेटे पर आ जाती है। ठीक उसी तरीके से जब 1494 में उमर शेख मिर्जा की मौत होती है तो बाबर उस समय 11 साल का होता है, ठीक है। बाबर कितने साल का होता है उस समय? तो ये 11 वर्ष का होता है, 11 वर्ष का था, ठीक है। कब? तो 1494 में। तो उसके पिता की मृत्यु होती है और ये तारीख याद रखिएगा आप, 8 जून, क्या याद रखें? 8 जून, ठीक है, 1494। आप इस तारीख को दोस्तों याद रखिए, 8 जून 1494 को, ठीक है, बाबर बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा, चाहे फरगना का शासक बना, शासक बना। अब जरा याद रखिए ये जो तारीख है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तारीख बड़ी महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि यही परीक्षाओं में पूछा जाता है। हो सकता है आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1494 में राजा बना, कितने वर्ष की आयु में बना? तो आपको मैं बता दूं कि ये 11 वर्ष की आयु में बना, इतना तो पता है। लेकिन किस तारीख को बना? अगर प्रश्न ये पूछ दिया कि 1494 में, ठीक है, बाबर फरगना का शासक बना, तारीख कौन सी थी? तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसे 4 तारीखें आपको दी रहेगी और सनी देओल की तरह आप भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आखिर माय लॉर्ड, ठीक है, जज साहब, वो तारीख कब मिलेगी। तारीख तो आपके दिमाग में होनी चाहिए ना, एग्जामिनर थोड़ी, वो एग्जाम उसको तो पता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को तो मालूम है ना कि बाबर का जो राज्याभिषेक था वो कब हुआ था। आपको उसकी सिक्योरिटी लेनी है तो आप जानिए कि 8 जून 1494 को बाबर अपने पिता की मौत के बाद क्या बना? तो फरगना की गद्दी पर बैठा, यानी कि फरगना का शासक बना। वो एकदम छोटा था। फिर आपसे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि बाबर का जो राज्याभिषेक था, बाबर का जो राज्याभिषेक था, ठीक है, वो किसके द्वारा कराया गया? बाबर का जो शासक बनना था, बाबर को शासक किसने बनाया जबकि वह एकदम छोटा था, अल्पायु था। यहाँ पे 11 साल का लड़का तो अच्छे से अपना काम भी नहीं करता है
और उस अल्पायु में बाबर को फरगना की गद्दी पर बैठना पड़ा, इस पूरे एक साम्राज्य को संभालना पड़ा। तो ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया? तो राज्याभिषेक हुआ तो बाबर की दादी थी, बाबर की दादी, और बाबर की जो दादी थी, ठीक है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था एहसान, ठीक है, दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम। इनकी सहायता से दोस्तों याद रखो, बाबर का जो राज्याभिषेक हुआ था उनकी दादी एहसान दौलत बेगम की सहायता से हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे थे। और मैं बता दूं कि मुगलों का जो इतिहास है, ठीक है, इस्लामिक जो स्टेट है उनकी हिस्ट्री है कि राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए वो अपने ही पिताजी को मार देते थे, अपने सगे संबंधियों को मारना, ठीक है, इस वंश में आम बात थी, ठीक है, जैसा कि आप लोग पहले पढ़े भी होंगे। तो बाबर शासक बनता है 8 जून 1494 को, फरगना की गद्दी पर बैठता है, और उसका जो राज्याभिषेक होता है उसकी अपनी दादी, जिनका नाम क्या था? एहसान दौलत बेगम था, उनके सहयोग से होता है, ठीक है। चलिए अब जरा मैं बात करता हूं, ठीक है, वो बड़े ही प्रश्न, ठीक है, एक बड़ा यहाँ पे प्रश्न आता है, और बड़ा प्रश्न आता है कि क्या 11 साल में बने हुए, 11 साल की उम्र में बने हुए एक राजा को, एक शासक को, क्या अपना साम्राज्य संभालने की योग्यता थी? तो आपका भी आंसर होगा कि सर वो कैसे संभाल सकता है, उसके पास तो मतलब शासन में कितने सारे शब्द होते हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसको तो मालूम ही नहीं होगा। ठीक वही कंडीशन थी बाबर की, वो कुछ नहीं जानता था, ही नोज नथिंग, वह कुछ नहीं जानता था। फिर क्या हुआ कि उसके जो चाचा लोग थे, उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया, ठीक है, और उसको अपदस्थ करने का प्रयास किया। क्या किया? उसको अपदस्थ करने का प्रयास किया। तो अब जरा चलते हैं उसकी अगली कड़ी पे, ठीक है, अगली कड़ी पे चलते हैं, तब बताते हैं कि आगे की कहानी क्या है। चलिए अब जरा बात करते हैं, ठीक है, 1494 यानी कि 8 जून, ठीक है, 1494, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के चाचाओं ने क्या किया कि उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर, उसकी अल्पायु का लाभ उठाकर, उन्होंने क्या किया? बाबर को अपदस्थ कर दिया, उसकी राजगद्दी से हटा दिया, ठीक है, इसको गद्दी से हटा दिया गया, बाबर को क्या कर दिया गया? अपदस्थ कर दिया गया, ठीक है। तो बाबर क्या करता है? 1496 बाबर को अपदस्थ कर दिया गया, तो बाबर क्या करता है कि 2 साल बाद यानी 1496 में वो क्या करता है कि 1496 में एक जगह थी समरकंद, क्या थी? समरकंद, ठीक है, समरकंद पर क्या कर दिया? समरकंद पर आक्रमण किया, ठीक है, समरकंद पर उसने आक्रमण किया। कब किया? तो 1496 में। 1496 में बाबर ने समरकंद नामक स्थान पर उसने हमला बोला, और हमला बोला तो इस हमले में क्या हुआ कि दोस्तों 7 महीने, ठीक है, 7 महीने के संघर्ष के बाद, 7 महीने के संघर्ष के बाद, ठीक है, उसने समरकंद को क्या कर लिया? तो समरकंद को उसने जीता। 1496 में हमला होता है, और 1496 में हमला करने के बाद वो जो लड़ाई थी, वो जो संघर्ष था, लगभग 7 महीने चलता है, और 7 महीने के एक लंबे अंतराल के बाद बाबर समरकंद को जीतने में क्या होता है? सफल होता है, ठीक है। चलिए ये समरकंद की बात है। समरकंद हो जाने के बाद एक सन आता है जिसको आप लोग याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो सन होता है वो होता है 1501। क्या होता है? वो सन होता है 1501, और 1501 में, ठीक है, एक अफगानी सरदार था जिसका नाम था, ठीक है, मोहम्मद शैबानी। क्या था? मोहम्मद शैबानी, ठीक है। अब ये जो अफगान सरदार था जिसको क्या कहते थे? मोहम्मद शैबानी उसका नाम था, उसने, ठीक है, समरकंद पर अधिकार कर लिया।
समरकंद पर, ठीक है, यानी कि मोहम्मद सहबानी ने समरकंद को क्या कर लिया, तो समरकंद को जीत लिया, समरकंद पर उसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब जरा मैं बता दूं कि जो फरगना था, फरगना को दोस्तों क्या बोलते हैं, ठीक है, फरगना को मैंने 5 नामों के साथ डिस्कस किया, ठीक है। अब जरा वो कंडीशन समझिए। बाबर 1494 में क्या करता है, तो फरगना की गद्दी पर बैठता है। इस अवसर का लाभ उठा के उसके जो चाचा लोग थे उसने क्या कर दिया, बाबर को अपदस्थ कर दिया। 2 साल बाद, सेना संगठित करने के 2 साल बाद, यानी कि 1494 में बाबर समरकंद पर हमला करता है और 7 महीने के एक लंबे संघर्ष के बाद समरकंद को क्या करता है, जीतने में सफल होता है, ठीक है। अब जब वो जीत जाता है तो 1501 में एक अफगानी सरदार था, ठीक है, जिसका नाम था मोहम्मद सहबानी। जिसका नाम क्या था, मोहम्मद सहबानी। वो समरकंद को जीत लेता है, यानी कि समरकंद को क्या कर लेता है, जीत लेता है, उस पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार, ठीक है, जो बाबर होता है, इस प्रकार जो बाबर होता है, बाबर के हाथ से फरगना, ठीक है, कब चला जाता है, तो 1494 में वो खत्म हो जाता है। और यहां पे समरकंद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, समरकंद की बात करते हैं, तो समरकंद चला जाता है दोस्तों 1501 में, ठीक है। यानी बाबर अपनी संपूर्ण सत्ता को क्या कर चुका होता है, खो चुका होता है। बाबर के पास अपनी कोई भी जागीर नहीं होती है जहां पे जाके अपन वो शरण ले सके, ठीक है, अपने सर के, उसके सर के ऊपर छत तक नहीं थी, ठीक है, यानी कि बाबर निर्वासित होता है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि बाबर का जो निर्वासन था, बाबर का निर्वासन कब हुआ, तो आप बताएंगे कि बाबर का निर्वासन 1501 में हुआ, जो कब तक रहा, तो 1504 तक रहा। आप याद रखो, प्रश्न पूछेगा कि बाबर कब निर्वासित हुआ, तो बाबर 1501 में निर्वासित हुआ और 1501 में निर्वासित रहा तो 1504 तक रहा। यानी उसका जो निर्वासन काल था, उसका निर्वासन काल 3 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का था। 3 वर्ष तक वह घूमता रहा, ठीक है, अपनी सेना को संगठित करता रहा, अपनी सेना को संगठित करता रहा, और तब एक नए उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ उसने अपना राज्य हासिल करने का लक्ष्य बनाया, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है, इसके आगे की जो कहानी है वो बाबर कैसे लड़ता है और कैसे अपने आप को इतिहास में अपने नाम को दर्ज कराता है। आप देखो जरा ध्यान से, ठीक है। 1504 1504 में क्या करता है, ठीक है, कि एक जागीर होती है बदख्शां की, बदख्शां की एक जागीर होती है। 1504 में एक बदख्शां की जागीर थी और वहां के, ठीक है, ताजिकों, वहां के लोगों को क्या कहा जाता था, तो बदख्शां के लोगों को क्या कहते थे दोस्तों, हम ताजिकों कहते थे। बदख्शां एक छोटी सी जागीर थी जहां पे रहने वाले निवासियों को ताजिक के नाम से जाना जाता था। तो वहां के ताजिकों को संगठित करके, वहां के ताजिकों को संगठित करके जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने एक सेना संगठित की, ठीक है, और मैं बता दूं, ठीक है, समरकंद की 1504 में, ठीक है, समरकंद की बर्फीली पहाड़ियों को, समरकंद की बर्फीली पहाड़ियों को, समरकंद की बर्फीली पहाड़ियों को उसने क्या कर लिया दोस्तों, तो उसने पार किया। क्या किया, समरकंद की बर्फीली पहाड़ियों को पार किया और समरकंद पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। समरकंद पर उसने पुनः अपना अधिकार जमा लिया। दोस्तों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में एक चीज कही गई है, यानी बाबरनामा में उन्होंने लिखा है कि बाल्यकाल से जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बहुत ताकतवर था। क्या था, बहुत ताकतवर था, बहुत ऊर्जावान था और बहुत महत्वाकांक्षी था। जब वो व्यायाम करता था तो अपने शरीर को फिट रखने के लिए, उस समय जिम तो था नहीं, ठीक है, कि जाके आप बार बार उठाएंगे, ठीक है, और वेट उठाएंगे और अपना मसल्स तैयार करेंगे।
बाबर उस समय व्यायाम करने के लिए अपने कंधे पर एक एक आदमी को बैठा के, ठीक है, और दौड़ता था। बाबर इतना ताकतवर था कि अपने कंधे पर एक एक आदमी को लेफ्ट और राइट में बैठा के, ठीक है, मीलों दौड़ता था, ठीक है। और वो एक बहुत बड़ा स्विमर था, बहुत बड़ा तैराक था, बहुत बड़ा तैराक था। वो उसके रास्ते में जो भी नदी आती थी उसको तैर के पार करता था। बाबर के रास्ते में जो नदी आती थी उसको वो तैर कर पार करता था। और कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाबर ने गंगा नदी को कितनी बार पार किया? तो बाबर ने गंगा नदी को 2 बार पार किया था, मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो चलिए यहां पे आते हैं। समरकंद की बर्फीली पहाड़ियों को पार करता है और, ठीक है, समरकंद पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब जरा चलते हैं, ये वही 1504 है, ठीक है। ये 1504 है जब बाबर काबुल पर क्या करता है? काबुल पर अधिकार करता है, यानी कि काबुल को क्या करता है? जीतता है। और एक और सन आता है जिसको बोलते हैं 1507। 1507 को किस पर अधिकार करता है? तो कंधार को जीतता है, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न पूछता है कि बाबर ने काबुल को कब जीता? तो 1504 में। फिर प्रश्न पूछेगा कि बाबर ने कंधार को कब जीता? तो 1507 में, ठीक है। और ये वही साल है, आप याद रखिएगा, ये 1507 बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1507 में जो उसकी पैतृक उपाधि थी, जो उसकी पैतृक उपाधि थी दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम क्या था? ठीक है, मिर्जा। क्या नाम था? मिर्जा। मिर्जा को उसने 1507 में क्या कर दिया? छोड़ दिया। और 1507 में उसने किसकी उपाधि धारण की? तो उसने बादशाह की उपाधि को क्या किया? धारण किया, ठीक है। अब जरा यहां से फिर एक इससे भी बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। प्रश्न पूछता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो आप बोलेंगे कि 1507 में। फिर प्रश्न पूछेगा कि बाबर ने मिर्जा की उपाधि का परित्याग कब कर दिया? तो आप बोलेंगे कि 1507 में। भाई 1507 में छोड़ा है तभी तो 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया है। एक उपाधि को छोड़ा है और दूसरे को क्या किया है? पकड़ लिया है। अब जरा प्रश्न पूछता है कि वो कौन सा तैमूर शासक था, वो कौन सा तैमूर शासक था जिसने पहली बार, ठीक है, अपनी पैतृक उपाधि को छोड़कर बादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो 1507 में बाबर ही था, ठीक है। अब तक कोई भी तैमूर शासक, अब तक कोई भी तैमूर शासक ने, ठीक है, तैमूर शासक ने कभी भी बादशाह की उपाधि को धारण नहीं किया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पहला ऐसा सम्राट था, पहला ऐसा तैमूर सम्राट था जिसने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा का परित्याग करके बादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। अब जरा 1507 पे तो आ गए हम लोग धीरे आगे बढ़ते बढ़ते। 1483 से चला हुआ कारवां कहाँ गया? 1507 तक पहुंच गया, ठीक है। और 1507 में पहुंच गया तो इसके आगे की कहानी क्या है? इसके आगे की कहानी भी हम पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और चीज मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा। बाबर, बाबर की जो सेना थी, बाबर की जो सेना थी उसमें कौन कौन से लोग थे? आप लोग जरा कितने लोग को ये मालूम है कि बाबर की जो सेना थी उसमें कितने सारे, कितने प्रकार के लोगों का संगठन था? जितने लोगों को मालूम है जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। मैं इंतजार करता हूं 4-5 सेकेंड, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूं, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं कि बाबर की सेना में जो लोग थे वो कितने प्रकार के थे? तो मैं बता दूं दोस्तों, ठीक है, तुर्की थे, यहाँ पे फारसी थे, ठीक है, यहाँ पे पश्तो, क्या थे? पश्तो थे, यहाँ पे बरलास थे, क्या थे? बरलास। और यहाँ पे थे, ठीक है, मध्य एशिया के लोग थे। कहाँ कहाँ के लोग थे? तो मध्य एशिया के, ठीक है, सैनिक थे। अब जरा याद रखेंगे, यहाँ पे अगर पूछेगा कि बाबर की सेना में कितने प्रकार के कबीले के लोगों का संगठन था, कितने प्रकार के सैनिक,
मतलब काम करते थे। तो पहला तुर्की, दूसरा कौन सा था? फारसी, तीसरा कौन था? पश्तो, ठीक है। चौथा कौन सा था? बरलास, और पांचवा कौन सा था? तो मध्य एशिया के लोग थे। यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चौथा, और ये था आपका पांचवा। अब जरा इसको भी जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर तुर्की आ गया, ठीक है, तो बाबर अपने आप को तुर्की मानता था। क्या मानता था? तुर्की मानता था। बाबर अपने आप को क्या मानता था? तुर्की मानता था। ये पहली चीज आप नोट करिए। दूसरी, दोस्तों, ये सुन्नी था। बाबर क्या था? तो एक सुन्नी मुसलमान था। कैसा मुसलमान था? तो एक सुन्नी मुसलमान था। कैसा मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान था, ठीक है। लेकिन, ठीक है, शिया मुसलमान, ठीक है, शिया मुसलमान का वस्त्र पहनता था। अब जरा देखिए, जो बाबर था अपने आप को क्या मानता था? तुर्की मानता था। और तुर्की मानने के साथ साथ जो बाबर था एक सुन्नी मुसलमान था, और सुन्नी मुसलमान था लेकिन जो वस्त्र धारण करता था, ठीक है, वो शिया मुसलमानों की तरह धारण करता था, ठीक है। शिया मुसलमानों का जो था वो वस्त्र धारण करता था। अब जरा चौथी चीज मैं बता दूं। चौथी चीज जो था, बाबर बरलास कबीले से संबंध रखता था। कौन से कबीले से? बरलास कबीले से संबंध रखता था। कबीले से संबंध, ठीक है, रखता था। बरलास कबीले से संबंध रखता था। और बरलास कबीले पर, ठीक है, बरलास कबीले पर दोस्तों मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि तुर्की और फारसी, ठीक है, सभ्यताओं का, ठीक है, बड़ा प्रभाव था। बड़ा प्रभाव था। अब जरा समझिए, बाबर जो था वो बरलास कबीले से संबंध रखता था, और बरलास कबीले के लोगों पर, ठीक है, तुर्की और फारसी सभ्यता का बड़ा प्रभाव था। बड़ा प्रभाव था। आगे चल के ये जो बरलास कबीला था, ठीक है, वो किसमें परिवर्तित हो गया? तो इस्लाम में परिवर्तित हो गया। वो इस्लाम में क्या हो गया? चेंज हो गया। और यहाँ के बरलास कबीले के लोगों ने, ठीक है, तुर्किस्तान को, किसको? तो तुर्किस्तान को अपना निवास स्थान बनाया। क्या बनाया दोस्तों? अपना निवास स्थान, ठीक है, बनाया। ठीक है, आपको याद रखना होगा। बात कर रहे हैं कि बाबर की जो सेना थी उसमें कितने तरीके के सैनिक शामिल थे? तो तुर्की थे। क्यों तुर्की थे? क्योंकि वो अपने आप को क्या मानता था? तुर्की मानता था। फारसी थे। फारसी लोग क्यों थे? क्योंकि वो बरलास कबीले से संबंध रखता था, ठीक है, बरलास कबीले से संबंध रखता था। और बरलास कबीले के जो लोग थे वो तुर्की, यानी कि तुर्की और फारसी सभ्यताओं से क्या थे? बड़े प्रभावित थे। आगे चल के यही बरलास जो कबीला था, ठीक है, वो तुर्की और फारसी भाषाओं के प्रभाव के कारण इस्लाम में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। और इस्लाम, यहाँ के जो लोग थे, तुर्किस्तान को, तुर्की को तुर्किस्तान भी बोलते थे, उसको अपना निवास स्थान क्या कर लिया? बना लिया। अब जरा बात करते हैं पश्तून। तो आप एक शब्द याद रखिए, पश्तून। क्या याद रखिए? पश्तून। पश्तो को पश्तून कहते हैं जो आज अफगानिस्तान, ठीक है, जो आज अफगानिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या करते हैं? निवास करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया से अगर कनेक्ट रहते हैं, आप लोग अगर मूवी वगैरह देखते हैं, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप लोगों ने एक जॉन अब्राहम और वरुण धवन की एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है डिसूम। उस पिक्चर में जब जॉन अब्राहम और वरुण धवन जाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि एक होता है वो राहुल देव, जो साउथ का एक्टर है, जो उसमें गुंडा बना रहता है। उसको लोग कहते हैं कि ये एक पश्तून था जो काम करने आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान का एक दक्षिणी भाग है जिसमें पश्तून नाम के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? रहते हैं, ठीक है। और मध्य एशिया, तो मध्य एशिया की मैं बात बता दूं कि हम लोग जैसे आर्यावर्त, भारत का नाम क्या था? आर्यावर्त। तो आर्य कहाँ के लोग थे? तो मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे, ठीक है। हर जगह का संगठन बना के बाबर ने एक अपनी तगड़ी सेना तैयार की, और उस तगड़ी सेना में इस 5 प्रकार के सैनिकों को उसने क्या कर लिया? सम्मिलित कर लिया, ठीक है।
अब जरा एक चीज और मैं बताऊं आपको, कैसा लग रहा है जरा वो जरूर बताइए। अब जरा मैं कुछ चीज बता दूं, ठीक है, जो बड़ी महत्व रखती है। अगर बरलास कबीले की मैं बात करूं तो बरलास कबीले की जो भाषा थी, बरलास कबीले की जो भाषा थी वो क्या थी दोस्तों, तो चगताई थी। क्या थी? चगताई। और चगताई भाषा के अलावा बाबर चगताई भाषा भी जानता था, और चगताई के अलावा, ठीक है, वो फारसी भाषा में भी क्या था, फारसी में भी निपुण था। किसमें निपुण था? वो फारसी लैंग्वेज में भी निपुण था। और यही रीजन था कि बाबर की एक आत्मकथा आई, बाबर की एक आत्मकथा थी, ठीक है, और उस आत्मकथा को दो नामों से जानते हैं। तो एक को कहते हैं बाबरनामा। क्या कहते हैं दोस्तों? बाबरनामा। और इसी बाबरनामा को दूसरे शब्दों में बोलते हैं तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। अगर प्रश्न कभी पूछ दिया और पूछा कि बाबर की जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा बाबरनामा है। हो सकता है कि ऑप्शन में बाबरनामा ना हो, तो ऑप्शन में जरूर रहेगा कि तुजुक-ए बाबरी। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दिया होगा कि बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया है, तो बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया है, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा दोस्तों फारसी, और दूसरा जो ऑप्शन होगा चगताई। क्या होगा? चगताई। ये दो लैंग्वेज है जो ऑप्शन में रहेंगी, कोई ना कोई एक रहेगा और वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। चलिए एक लैंग्वेज, एक जरा इंपॉर्टेंट चीज और बताते हैं कि ये जो बाबरनामा है, बाबरनामा है उसका जो अनुवाद है, बाबरनामा है इसका जो अनुवाद है, ठीक है, अनुवाद है किसने किया? तो रहीम ने किया। किसने किया? रहीम ने किया। यानी रहीम कौन थे? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वो हुमायूं के और अकबर के संरक्षक थे, जिनका नाम था बैरम खां। ठीक है। उनके एक पुत्र थे रहीम, जिनकी कविताओं को आप लोग हिंदी की किताबों में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम सुना होगा? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। ये वही रहीम है जिन्हें अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी। दोस्तों आज का ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एक से एक यूनिक चीजें आपको मिली होंगी, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और दोस्तों ये जो लेक्चर है, कल बाबर का जो पूरा चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। आज मैंने आधा पढ़ा दिया है, और आधा वीडियो, आधा जो लाइव क्लास है वो जो कल आप लोगों को मिलेगा उसमें हम चर्चा करेंगे। तब तक इसको पढ़ते रहिए, इसको तैयार करते रहिए, क्योंकि इसको खत्म करने के बाद मैं टेस्ट भी लूंगा। उसमें आपको एक पीडीएफ दूंगा, आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, और तब पता चलेगा कि हाँ आप लोग की जो वनडे की प्रिपरेशन है वो कैसी है। धन्यवाद।